Hello friend, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, today I'm going to start your new topic in business law, that is consideration. Last time we have discussed about Indian Contract Act, जिसपे हमने discuss किया था what do you mean by contract, what are the essential elements of contract, what are different types of contract. We have already discussed it in my previous videos में I have discussed it. उसके बाद मैंने जो दूसरी वीडियो डाली थी उसमें I have discussed about offer and acceptance. I have discussed. फिर मैंने कंसिडरेशन स्टार्ट किया था बट स्टिल कंसिडरेशन थोड़ा सा रह गया था. सो डोंट वरी, मैं कंसिडरेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कंसिडरेशन क्या है. मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, फिर उसके बाद प्रॉमिस होता है, फिर उसके बाद एग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक तो है ऑफर कि देयर शुड बी एन ऑफर, देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस, देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस and there should be a consideration. There should be a consideration. There should be a consideration. और consideration भी कैसा consideration? That should be a lawful consideration. ऐसा नहीं कि कोई illegal consideration हो या unlawful consideration हो. That should be a lawful consideration. तो हमने ये चीजें डिस्कस की थी. So friends, आज हम कंसिडरेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. कंसिडरेशन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. कंसिडरेशन है क्या? सबसे पहले तो कंसिडरेशन, मैंने लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि भाई कंसिडरेशन क्या है, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि इन रिटर्न ऑफ समथिंग. सपोज दैट I have entered into a contract between me and मरियम. मरियम के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैंने मरियम को बोला कि मरियम, आई विल पे यू ₹1000 एंड यू हैव टू सेल योर मोबाइल फोन टू मी. मीन्स आई एम मेकिंग एन ऑफर टू मरियम कि आई विल ऑफर यू ₹1000 फॉर योर दिस सेकेंड हैंड फोन, एंड दैट ऑफर इज एक्सेप्टेड बाई मरियम. मरियम ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. तो मैंने ऑफर किया एंड दैट ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय मरियम, दैट बिकम्स प्रॉमिस. तो प्रॉमिस जो है फिर वो एग्रीमेंट होगा. फिर जब उसको हम एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें डालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब ये कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि उसमें हमारा कंसिडरेशन भी होना जरूरी है. तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, जो मैंने 1000 रुपए मरियम को दिया है, उस 1000 रुपए के का जो कंसिडरेशन है दैट इज दैट सेकेंड हैंड सेलफोन. मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, दैट सेकंड हैंड सेलफोन. और मरियम के लिए जो कंसिडरेशन है एज अगेंस्ट दैट सेलफोन, दैट इज 1000 रुपीज, जो 1000 रुपए में मरियम को दूंगा. दैट इज व्हाट, दैट इज कंसिडरेशन फॉर मरियम. तो यहां पर क्या है कि हम दोनों के लिए ही कंसिडरेशन है. मरियम के लिए कंसिडरेशन है 1000 रुपए, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, दैट सेकंड हैंड फोन. तो दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, कि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कुछ रिटर्न में है कुछ, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. तो एक लेमैन लैंग्वेज में हमने कंसिडरेशन को समझा. But according to law, according to the Act, Indian Contract Act 1872, consideration is defined under Section 2, Clause D. इसमें क्या है? When at the desire of the promisor, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, the promisee or any other person done or abstained from doing does or abstains from doing or do or promises to do
or promises to do or promises to do or abstains from doing something. Abstains from doing something is called consideration. Is called consideration. वहां पर क्या है हमारा कि जो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो किसके डिजायर पर होना चाहिए, प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए. ये हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी भी कर सकता है या कोई और पर्सन भी कर सकता है, लेकिन डिजायर किसकी होनी चाहिए, डिजायर प्रोमिसर की होनी चाहिए. प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डन और abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something is called consideration. तो इसका क्या मतलब, यहां पे हमने तीन चीजें देखी कि एक तो done और abstained from doing का मतलब क्या है, this is your past consideration. Does or abstains from doing, this is your present consideration. और promises to do or abstains from doing something, this is your future, दिस इज योर फ्यूचर कंसिडरेशन. तो वहां पर क्या है कि अगर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मैं किसी काम को करना या ना करने का प्रॉमिस करता हूं, जैसे मैंने कहा कि मरियम का एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि मरियम मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा बिजनेस लॉ का, लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप साफिया से कभी बात नहीं करेंगी. तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस. वहां पर मैं किसी को मना कर रहा हूं कि ये काम आपको नहीं करना है. जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर को कोई एक ऐड दिया कि भाई आप मेरी कंपनी के साथ ऐड करिए, लेकिन आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करिए कि आगे आने वाले 2 सालों तक आप किसी और कंपनी के साथ कोई ऐड नहीं करेंगे. एंड ही हैज एक्सेप्टेड. तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, दैट एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस. तो वो जो उसने मना किया है कि वो फ्यूचर में 2 साल तक किसी के साथ ऐड नहीं करेगा, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर मी. और सचिन के लिए कंसिडरेशन क्या है, जो मैं उसको पेमेंट करूंगा ऐड के लिए, दैट विल बी द कंसिडरेशन फॉर सचिन. तो यहां पर क्या है, कोई एक्ट टू डू समथिंग और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग. तो इसका क्या मतलब है, एब्सटिनेंस इज ऑल्सो योर कंसिडरेशन. अगर मैं किसी काम को करने के लिए आपको मना कर रहा हूं, तो वो जो मना करना एब्सटिनेंस है किसी काम को करने का, दैट इज ऑल्सो योर कंसिडरेशन. तो आई होप कि कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है और जो इसका एग्जांपल है मैंने दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट हमारा है काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन. काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन में मैंने पहले ही बताया है कि काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो पास्ट कंसिडरेशन क्या है, पास्ट consideration, it is something wholly done, forborne or suffered before the making of the agreement. Past consideration is indicated by the word in section 2 clause D, has done or abstained from doing. This means that consideration may have already moved in the past, but this should be distinguished from exception provided in section 25 subsection 2. मतलब past में हमने किसी के लिए कोई काम कर दिया है, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन. ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कंसिडरेशन होना भी बाकी है. हमने किसी के लिए कोई पास्ट में कोई काम किया है उस कुछ कॉन्ट्रैक्ट के रिटर्न में, तो दैट इज कॉल्ड योर पास्ट कंसिडरेशन. इट मींस दैट सेक्शन 2 क्लॉज डी प्री प्रपोजेस रिक्वेस्ट बाय द प्रोमिसर. सो फॉर एनी सर्विसेज रेंडर्ड इन द पास्ट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी में एग्री टू समथिंग टू गिव समथिंग नाउ. मतलब एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो कि हमने पहले प्रॉमिस किया था, इसमें क्या है, साफ मेंशन है कि फॉर एनी सर्विसेज रेंडर्ड इन द पास्ट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसर के डिजायर पर हमने पहले कोई सर्विस दे रखी है, ठीक है, एंड द प्रोमिसी में एग्री टू गिव समथिंग. द प्रोमिसी में एग्री टू समथिंग मतलब पास्ट में हमने कोई सर्विसेज कर दी थी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर,
जैसे सपोज दैट मैंने साफिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उनको ट्यूशन पढ़ा दिया, तो इसका क्या मतलब है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो मतलब या सपोज दैट साफिया ने मेरे लिए कोई काम कर दिया, मैंने साफिया को बोला कि आप मेरे लिए एक स्टूडेंट की लिस्ट बना दीजिए, तो मैं प्रोमिसर हूं, साफिया जो है प्रोमिसी है। एट माई डिजायर द साफिया हैज डन समथिंग, ठीक है, तो उन्होंने लिस्ट बना दी, लेकिन अभी मैंने उनको कुछ नहीं दिया। फिर बाद में मुझे याद आया कि साफिया ने मेरे लिए काम किया था, तो चलो मैं उनको उसको सेशनल में या इंटरनल टेस्ट में अच्छे मार्क्स दे देता हूं, ठीक है। तो हमने उस पास्ट में जो काम किया था साफिया ने मेरे लिए, उसके लिए मैंने उसको मतलब अभी प्रेजेंट में मैंने उसको मार्क्स दिए, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। तो साफिया के लिए क्या है, पास्ट कंसिडरेशन है, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए पास्ट कंसिडरेशन है और साफिया के लिए क्या है, प्रेजेंट कंसिडरेशन, जो मैंने उसको मार्क्स दिए हैं। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब मैंने आज उसके लिए कोई काम किया और वो मुझे आज ही उसने रिटर्न में कुछ मेरे लिए किया। जैसे सपोज दैट मैंने साफिया को बोला कि आप मेरे लिए स्टूडेंट्स लिस्ट बना दीजिए और मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा दूंगा लॉ का, उसने मेरे लिए लिस्ट बना कर दी एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको क्या किया, लॉ का जो एक चैप्टर था, एक टॉपिक था, उसको क्लियर कर दिया। तो वहां पर क्या है, प्रेजेंट, डू डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब प्रेजेंट में ही हमने वो निपटा दिया। फ्यूचर में क्या है, सपोज दैट मैंने साफिया को कहा कि आज आप मेरे लिए लिस्ट बना दीजिए, फ्यूचर में मैं आपको इंटरनल टेस्ट जो होगा या एग्जाम जो होगा उसमें मैं आपको अच्छे मार्क्स दूंगा, या थर्ड सेमेस्टर में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा। तो इसका क्या मतलब है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, साफिया ने मेरे लिए कोई काम किया है, लेकिन मैं साफिया के लिए जो काम करूंगा वो फ्यूचर में करूंगा। मैं साफिया के लिए जो काम करूंगा दैट वुड बी डन इन फ्यूचर। तो दैट इज योर व्हाट, फ्यूचर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो ये तो हो गया माय टाइप्स ऑफ कंसिडरेशंस। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। भाई एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कंसिडरेशन के लिए, कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे मींस जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं, हमने ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं, हमने एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो इसी तरह से हमारे पास कंसिडरेशन के भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि भाई ये चीजें होंगी, ये एलिमेंट्स होंगे, देन ओनली दैट वुड बी अ कंसिडरेशन, अदरवाइज देयर वुड नो एनी कंसिडरेशन। तो पहला है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने बताया था कि विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। अगर मैंने साफिया से के साथ कोई प्रॉमिस किया है, कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसका क्या मतलब है, मेरे लिए भी कंसिडरेशन हो और साफिया के लिए भी कंसिडरेशन हो। There should be consideration for both of the parties. Without consideration, there will be no any contract. So every contract must be supported by consideration. But there are certain exceptions which are given under section 25 and section 185. There are certain exceptions. Which are given under section 25 and section 185. ये दो सेक्शंस में हमारे कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद exceptions if any. तो you have to explain कि वहां पर क्या है, without any consideration there will be no any contract because it is one of the most important element, not most important, सभी most important है, it is one of the element that no consideration there will be no any contract. जब तक वहां पर कोई consideration नहीं होगा, और consideration भी होगा तो वो lawful होगा, कोई illegal या unlawful consideration है तो वहां पर भी वो valid contract नहीं होगा। तो यहां पर क्या है कि every contract must be supported by consideration except under section 25 and section 185. Some exceptions are given under section 25 and section 185. तो hence a valid contract can arise without consideration which are given under section, मतलब valid contract हो सकता है without consideration के भी, जो कि हमारे exception में आता है, हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं।
दूसरा है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसका क्या मतलब है कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो प्रोमिसर के डिजायर पर ही होना चाहिए। दैट शुड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ एनीवन एल्स एक्सेप्ट द प्रोमिसर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने विधि को बोला, विधि इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, एंड मैंने उसको बोला कि विधि आपको मैं बिजनेस लॉ का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरी बहन के साथ शॉपिंग करने जाना पड़ेगा, मेरी बहन के साथ शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर जो कंसिडरेशन है वो मेरे लिए नहीं है। कंसिडरेशन किसके लिए है? मेरी बहन के लिए है। कंसिडरेशन कैन बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट, मतलब कि ये जरूरी नहीं कि जो बेनिफिट है वो सिर्फ प्रोमिसर को ही हो, लेकिन डिजायर किसका होना चाहिए? प्रोमिसर का ही होना चाहिए। मेरी बहन के साथ शॉपिंग करने जाने का जो डिजायर है वो मेरा है। मैंने अपना डिजायर प्रेजेंट किया कि विधि आपको मेरी बहन के साथ शॉपिंग करने जाना पड़ेगा, उसके बदले में आपको लॉ का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर जो कंसिडरेशन है दैट कंसिडरेशन इज फॉर थर्ड पार्टी। वो मेरी बहन के लिए कंसिडरेशन है, मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं है। बट दैट कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। वो मेरी डिजायर पर है, मेरी बहन के डिजायर पर नहीं है। दैट शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो प्रोमिसर है उसके डिजायर पर ही मूव होना चाहिए। बेनिफिट किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन डिजायर क्या होना चाहिए? किसका होना चाहिए? वो प्रोमिसर का ही होना चाहिए। तो यहां पर क्या है? द एक्ट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ द प्रोमिस, बट यहां पर क्या है कि it is not necessary that promisor himself should be benefited by his act, by this act। यहां पर मेरा बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट किसका है? मेरी बहन का है। बट वो डिजायर किसका था? वो डिजायर मेरा था। तो डिजायर इज इंपॉर्टेंट, बेनिफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक केस भी है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, जिसमें एक दुर्गा प्रसाद था, उसने मतलब टाउन के कलेक्टर के कहने पर उसने क्या किया? शॉप्स बना दी। अब शॉप्स क्या हुआ कि शॉपकीपर को दे दिया, और शॉपकीपर ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, भाई जो भी हमारी सेल होगी उसका 5% कमीशन जो है हम आपको देंगे। बाद में शॉपकीपर ने मना कर दिया, फिर बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने शॉप्स बनवाई थी उसने केस कर दिया। तो कोर्ट ने ये क्या कहते हैं कि कह करके इस केस को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया कि जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कलेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुआ था, शॉपकीपर्स के बीच में नहीं हुआ था। तो वहां पर जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, क्योंकि प्रोमिसर कौन था? कलेक्टर था। कलेक्टर ने कहा था कि भाई दुकान बना दो, तो यहां पर क्या है? उसके डिजायर पर नहीं हुआ था। तो यहां पर इस केस को डिसमिस कर दिया गया था कि देयर इज नो एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शॉपकीपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो बहुत ही फेमस केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। नेक्स्ट है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन may move from promisee or any other person इसका क्या मतलब है? मैंने पहले तो डिस्कस किया कि जो कंसिडरेशन है दैट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, लेकिन यहां पर क्या है? दैट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब वो बेनिफिट प्रोमिसी दे सकता है या कोई और भी उसके बिहाफ पर दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय द प्रोमिसी हिमसेल्फ, हरसेल्फ और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी। एज लॉन्ग एज देयर इज अ कंसिडरेशन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हु हैज गिवन इट। जब तक कंसिडरेशन है इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी वो प्रोमिसी ही दे रहा है, कोई भी दे सकता है। सपोज दैट मैंने साफिया को बोला, मैंने कहा साफिया मैं आपको बिजनेस लॉ का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बदले में आपको
अपनी मम्मी को बोलना पड़ेगा कि एक मुझे बढ़िया सी डिश बना करके खिलाएं। मैंने साफिया को पढ़ाया, लेकिन कंसिडरेशन किसने दिया? किसी थर्ड पार्टी ने दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, या तो साफिया के थ्रू हो सकता था कंसिडरेशन, इट कैन बी गिवन बाय साफिया और इट कैन बी गिवन बाय एनी अदर पर्सन। तो जो थर्ड पार्टी है उसके थ्रू भी जो है मतलब कंसिडरेशन वो भी दे सकता है, इट कैन बी गिवन बाय एनी थर्ड पार्टी। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि मैंने साफिया को सर्विस दी, लेकिन जो कंसिडरेशन आया है वो साफिया की तरफ से नहीं आया, वो उनकी मम्मी की तरफ से आया, जो कि वो मुझे डिश बना करके देंगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है चिनैया वर्सेस रमैया का, जो केस स्टडी हमारी है चिनैया वर्सेस रमैया का है। इसमें क्या था? इसमें एक ओल्ड लेडी थी, एक ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम, अपनी डॉटर के नाम ट्रांसफर कर दिया और एक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको एनुअली या मंथली जो भी एक एक्सपेंडिचर है, एक अमाउंट है एक्सपेंसेस, वो उसकी मैटरनल आंट को देना पड़ेगा, मतलब उसकी मौसी है उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन दैट पर्टिकुलर केस जो क्या कहते हैं कि उसकी डॉटर थी, उसने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, फिर बाद में उसने देने से मना कर दिया। बाद में केस ने उसको लाइबल किया कि यू हैव टू पे कंसिडरेशन बिकॉज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सो A by a deed of gift made over certain landed property to her daughter R with the condition that the daughter would pay annually to C who was a sister of A. R on the same day executed an agreement in favor of C promising to give effect to the terms of the gift deed. ठीक है, but later on R refused to pay. C therefore sued R. R was held liable to pay since consideration of the promise to C was given by A. Was given by A. So, however, one point should be noted in this connection: a third party can be a stranger to consideration, but not a stranger to contract. Stranger to consideration हो सकता है, उसको ये नहीं पता था कि उसको consideration मिलेगा, लेकिन stranger to contract नहीं हो सकता, क्योंकि contract में उसका जिक्र है कि भाई इसको तुम्हें देना है। लेकिन अगर stranger to contract होता तब वहां पर वो वैलिड नहीं होता, लेकिन stranger to consideration है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो ए का कंसिडरेशन है वो कौन दे रहा है? सी दे रहा है उसकी सिस्टर, उसकी मैटरनल सिस्टर को। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही फेमस केस है चिनैया वर्सेस रमैया का। तो यहां पर क्या हमने डिस्कस किया कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जैसे हमने अपने पहले वाले एग्जांपल में भी दिया था कि मैंने साफिया को बोला कि मैं आपको लॉ का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बदले आपको अपनी मम्मी को बोलना पड़ेगा कि मुझे एक बढ़िया सी डिश बना करके खिलाएं। तो यहां पर साफिया, प्रोमिसी तो साफिया है, लेकिन जो कंसिडरेशन मूव हो रहा है वो थर्ड पार्टी जो कि साफिया की मॉम है, उनके तरफ से कंसिडरेशन क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, मीन्स इट शुड बी कंपिटेंट, इट शुड बी कंपिटेंट। इसका क्या मतलब है? कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि भाई साफिया, मैं आपको, आप मेरे लिए काम कर दीजिए, मीन्स स्टूडेंट्स की एक लिस्ट तैयार करनी है, आप वो लिस्ट तैयार कर दीजिए, उसके बदले मैं आपको एक जादू दिखा के दिखाऊंगा या मैं आपको हवा में उड़ के दिखाऊंगा। इट इज एन इल्यूजन, इट इज एन इम्पॉसिबल एक्ट। ये पॉसिबल नहीं है, ये इल्यूजन है, ये फालतू की चीजें हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए दैट शुड बी रियल एंड हैव सम वैल्यू। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यूलेस चीजों को मैंने कहा कि मैं आपको ये चीज दूंगा, दैट शुड हैव सम वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, कंसिडरेशन कैन बी इन मॉनेटरी टर्म और नॉन मॉनेटरी टर्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही कंसिडरेशन है, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी और इनएडिक्वेट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एडिक्वेट कंसिडरेशन, सब चीजें मैंने पहले भी डिस्कस की थी। ऐसा नहीं कि कंसिडरेशन एडिक्वेट ही हो, इनएडिक्वेट भी हो सकता है। मैंने कहा भाई मेरी ये कार जो है 20,000 रुपए की है, लेकिन क्योंकि चलो ठीक है तुम मेरे फ्रेंड हो, 2,000 रुपए में ले लो। कंसिडरेशन तो है, ऑल्दो इनएडिक्वेट है, लेकिन है कंसिडरेशन। तो इसका क्या मतलब है? एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज ओवरलुक्ड, उसे हमें इग्नोर करना है। कंसिडरेशन होना चाहिए, चाहे वो इनएडिक्वेट हो, चाहे वो
एडिक्वेट हो, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, लेकिन हाँ उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए और रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। सेम, इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, और हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कंसिडरेशन में भी एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, कोई एक्ट हो सकता है, इट कैन बी एन एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस। मैंने पहले ही बताया था कि मैंने कहा कि आपको मेरे लिए एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की, जिसके लिए मैं आपको, उसके बदले में आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा। साफिया को मैंने बोला, तो दैट इज एन एक्ट। साफिया को मेरे लिए कोई काम करना है, दैट इज एन एक्ट विच शुड बी डन बाय साफिया, एंड दैट इज माय कंसिडरेशन। और मैं साफिया के लिए कंसिडरेशन क्या है? मेरा एक्ट जो मैं उनको पढ़ाऊंगा। एब्सटिनेंस, जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर को बोला कि भाई आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए कि आप हमारे अगर मेरे लिए ऐड करेंगे तो आप आगे आने वाले 2 सालों में आप किसी और कंपनी के साथ कोई ऐड नहीं कर सकते। दैट इज एन एब्सटिनेंस, नॉट टू डू विथ समथिंग, दैट इज एन एब्सटिनेंस। वो भी हमारे लिए क्या है? कंसिडरेशन है। या प्रॉमिस टू डू समथिंग इन फ्यूचर, दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडरेशन में भी फॉरबियरेंस टू सू। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, इट मस्ट बी लॉफुल। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि कोई इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मिस्टर ए है, मैंने मिस्टर ए को कहा भाई आप ये 5,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन यू हैव टू किल मिस्टर बी। तो मैं उसके लिए कंसिडरेशन क्या है कि मैंने उसको 5,000 रुपए दिया, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है अगेंस्ट दैट 5,000 रुपीज कि वो मिस्टर बी को किल करेगा, सिंस किलिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया एंड एनीवेयर, सो इट इज एन इलीगल एक्ट, इट इज एन अनलॉफुल। तो वहां पर क्या है? इट इज नॉट अ वैलिड, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, मींस इट इज इलीगल और अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो वहां पर क्या है? ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा, ये तो थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, कि ये जो 6 और 7 एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी कंसिडरेशन में, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज सेड दैट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन, अदरवाइज द कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। उसके बाद हमारा है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। मैंने पहले ही कहा था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, बहुत ही फेमस सा स्टेटमेंट है दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक कोई कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। देयर आर सर्टेन केसेस in which the contract is valid even there is no any consideration, even in the absence of consideration, मतलब वहां पर कोई consideration नहीं है, but still that is a valid contract, that is a valid contract। तो उसमें क्या है? सबसे पहला तो है section 25 declares that, section 25 declares that an agreement without consideration is void, declares that an agreement made without consideration is void. This means that consideration is must in all cases. This means that consideration is must in all cases, but the same section gives certain exceptions. यही section कहता है भाई ठीक है, there should be a consideration, but the same section gives some exception also. Law में हर चीज के अपने exceptions हैं कि भाई ये चीजें ठीक है एक्सेप्शंस में आती हैं। तो वहां पर क्या है? लॉ में हर चीज के अपने एक्सेप्शंस हैं, तो यहां पर भी हमारा क्या है? एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शन क्या है कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स या कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि वैलिड हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो उसमें पहला हमारा है
एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब इन नियर रिलेशंस मैंने अपने फ्रेंड को वादा किया भी ठीक है चलो मैं तुमको पढ़ा दूंगा, सिंस साफिया इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड एंड मैंने उनको प्रॉमिस किया ठीक है चलो यार टेंशन मत लो, आई एम हियर, फ्रेंडशिप में ऐसा होता है, मैंने तो उसको पढ़ा दिया, पूरा लॉ पढ़ा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लिया मैंने उससे, या उससे मैंने कोई काम भी नहीं करवाया अपना, या उसने इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं दिया, तो दैट इज अ लीगल मीन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स इन नियर रिलेशंस जैसे फ्रेंड्स के बीच में या अपने रिलेटिव्स के बीच में, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वहां पे हमारा नेचुरल लव है और अफेक्शन है, तो एनी एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ देयर इज नो एनी कंसिडरेशन. सो an agreement without consideration is void unless it is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents and is made on account of natural love and affection. अच्छा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में तो है लेकिन दैट शुड बी रजिस्टर्ड एंड दैट शुड बी इन रिटन. ऐसा नहीं कि भाई मैंने कह दिया तो ठीक है, नहीं, दैट शुड बी इन रिटन वर्ड्स, दैट शुड बी रजिस्टर्ड, देन ओनली इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट. भाई मैंने कुछ बोल दिया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो रिटन में होना चाहिए, ऑल दो वो ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन है. वैसे तो सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम सोशली कोई मैंने फ्रेंड से कोई वादा किया कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट अनटिल एंड अनलेस इट इज रिटन एंड रजिस्टर्ड एंड हैव सम लीगल ऑब्लिगेशंस. अच्छा मैंने स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दिया कि साफिया आई विल टीच यू बिजनेस लॉ विदाउट एनी कंसिडरेशन, तुम मुझे कुछ मत पे करना, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दैट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दैट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. दूसरा है प्रॉमिस टू कंपेंसेट अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी डन समथिंग, मीन्स पास्ट वॉलंटरी सर्विस, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. इसका क्या मतलब है? सपोज दैट मैंने पास्ट में किसी के लिए कोई वॉलंटरी सर्विस किया था और उसके लिए उसने मुझे आज कंपनसेट किया है, कंसिडरेशन दिया है. इसका क्या मतलब है कि वहां पर सपोज दैट मुझे किसी का कोई वॉलेट मिला, ठीक है, मुझे किसी का कोई वॉलेट मिला एंड मैंने उस वॉलेट को उसको रिटर्न किया, मैंने उसको क्या किया, रिटर्न किया. इन दैट केस बी प्रोमिसेस टू गिव मी ₹100, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो वहां पर अभी कोई कंसिडरेशन नहीं है. ठीक है, इसमें क्या है कि Section 25 lays down that an agreement without consideration is enforceable if it is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compelled to do. मतलब वहां पर क्या है, हमने उसको आज कंपनसेट करने के लिए बोला है लेकिन पास्ट में उसने मेरे लिए वॉलंटरली कोई एक्ट किया था, तो वहां पर क्या है, जब उसने मेरे लिए कुछ काम किया था तब मैंने उसको कुछ नहीं दिया था लेकिन मैंने उसको पास्ट के काम के लिए मैंने आज उसको कंपनसेट करने के लिए बोला है, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं था बट स्टिल दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे सपोज दैट ए फाइंड्स बी's पर्स एंड गिव्स इट टू हिम. ए ने ए को, मिस्टर ए है जो कि बी का कोई गिरा हुआ पर्स उसको मिल गया था, उसने उसको वापस कर दिया था. बी प्रोमिसेस टू गिव हिम ₹50, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. उसने भी दिया नहीं है, उसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको ₹50 दूंगा, उसने प्रॉमिस किया है कि आई विल गिव यू ₹50, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ऑल्दो वहां पे उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, अभी जो ए है उसने उसको रिटर्न किया, अभी उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वहां पर उसने क्या कहते हैं कि बी ने उसको कुछ कहा नहीं था कि तुम मेरा पर्स ला करके मुझे दो या कुछ भी, बट स्टिल दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसमें क्या है, इन ऑर्डर प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज बी बाइंडिंग, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इन ऑर्डर दैट अ प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, जो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज जो मैंने वॉलंटरीली उसका पर्स उठा करके उसको वापस किया, वॉलंटरीली उसने मुझसे कहा नहीं था, तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो लीगल बाइंडिंग होगी वो इन सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करने पर होगी. पहला तो क्या है, द सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड वॉलंटरली,
मतलब वॉलंटरली सर्विसेज होनी चाहिए। फिर द सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर एंड नॉट एनीबडी एल्स। जो सर्विसेज हैं वो प्रोमिसर को ही मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। या ऐसा नहीं कि जो सर्विसेज मिली किसी और को मिली हो, नो, प्रोमिसर को ही मिलनी चाहिए। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द सर्विसेज व्हेन रेंडर्ड। प्रोमिसर जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए जब हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है। द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिस। जो प्रोमिसर है वो उसका इंटेंशन होना चाहिए कि जो पास्ट सर्विस जो एक्ट हुए हैं, जो सर्विसेज रेंडर्ड हुई हैं, उसके लिए वो कॉम्पनसेट करे। तो दीज आर द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड कि वो लीगल बाइंडिंग हो जाए पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोमिसेस टू पे टाइम बार्ड डेट। promises to pay time barred debt। time barred debt क्या होता है? The Limitation Act 1963, the Limitation Act 1963 bars certain remedies in cases where man has been negligently sleeping over his right। इसका क्या मतलब है? कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जो टाइम बार्ड हो जाते हैं। एक एक्ट ऑफ लिमिटेशन है, वहां पर क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक अगर डेट रिटर्न नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है? टाइम बार्ड डेट हो जाता है। अब हम उस डेट को रिकवर नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने साफिया को कोई डेट दिया, कोई उधार दिया पैसा, और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक था। इसका क्या मतलब है कि मैं ही नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मैं ही हूं जो उस पैसे को निकाल नहीं पा रहा हूं, मैं ही उसको अवॉइड कर रहा हूं, तो मेरी नेग्लिजेंस है। तो इसका क्या मतलब है कि एक टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि जब तक उस टाइम पीरियड तक अगर हमने अपना डेट रिकवर नहीं किया है तो टाइम बार्ड हो जाता है। फिर नाउ आई एम नॉट लायबल टू रिकवर दोज डेट्स। लेकिन अब साफिया के अंदर दया भाव उत्पन्न हो गया। साफिया ने सोचा कि चलो ठीक है सर, बहुत गरीब हैं, उनका पैसा वापस कर देते हैं। 10,000 रुपए उधार लिया था लेकिन 5,000 रुपए हमको वापस कर रहे हो। तो इन दिस केस जो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज अ लीगल मीन्स वैलिड कंसिडरेशन। वहां पर वो क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हम, क्योंकि साफिया रिटर्न करें 5,000 रुपीज, वहां पर उनका कोई कंसिडरेशन नहीं है, वहां पर साफिया का कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पे विदाउट कंसिडरेशन बट स्टिल दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद जो है कंप्लीटेड गिफ्ट। कभी ऐसा होता है कि हम किसी के बर्थडे पर जाते हैं कि और हम कहते हैं भाई ये लो गिफ्ट है, इसके बदले तो हमको भी कुछ दो रिटर्न में। ऑल्दो तुम कहोगे सर हमने तो पार्टी दे दी, ठीक है, पार्टीज आर डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हम कभी किसी को गिफ्ट करते हैं, अभी सपोज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हमने किसी को गिफ्ट अमेजोन से ऑर्डर कर दी, लेकिन उसने मुझे पार्टी नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो कहेगा लॉ में मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, हम पार्टी अपने आप से ले लेंगे, नो, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर कंप्लीटेड गिफ्ट का केस है तो गिफ्ट के केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज अ वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। सो nothing in this section shall affect the validity as between the donor and the donee of any gift actually made। डोनर और डोनी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है गिफ्ट के रिगार्डिंग, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। मैंने साफिया को गिफ्ट दिया, साफिया ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये तो क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन है, बट दैट इज स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने साफिया को कोई कॉन्ट्रैक्ट करके बोला है कि भाई मैं आपको इतने रुपए दूंगा, या कोई डोनेशन दिया है या कुछ भी एज अ गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझे, दैट इज स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन केस ऑफ कंप्लीटेड गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। फिर कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मतलब एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। तो in that particular case, in addition to the above exception, there are certain other agreements which are enforceable. It means that no consideration is necessary to create any
एजेंसी। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो एजेंट्स और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप्स होते हैं, वहां पर अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी है, एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन है, तो स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दस व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन एजेंट, हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। मैंने अपने किसी एजेंट को अपॉइंट किया है, मैंने कहा भाई आप मेरे बिहाफ पे काम करिए, और मैंने उसको कोई कंसिडरेशन नहीं देना है, बट स्टिल दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट और प्रिंसिपल के केस में कंसिडरेशन इज ओवरलुक्ड, कंसिडरेशन इज नॉट अ मीन्स नेसेसरी एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या था कि नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। It is important for contract to be a lawful consideration, but in certain cases under section 25, in certain cases it is given that कि in the absence of consideration there can be a contract, वहां पर हमारा contract हो सकता है। next हमारा क्या है? doctrine of privity to contract, doctrine of प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन सू। मतलब अगर सपोज दैट ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे हमने बलदेव और क्या कहते हैं कि उसका केस लिया था, दुर्गा प्रसाद और वर्सेस बलदेव का, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किसके बीच में हुआ था? कॉन्ट्रैक्टर और कलेक्टर के बीच में हुआ था। तो इसका क्या मतलब? जो शॉपकीपर्स थे दे आर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे वेयर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहां पर उनको हम सू नहीं कर सकते और ना ही तो वो हमें सू कर सकते, बिकॉज दे आर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी नहीं है। लेकिन अगर मैंने ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा जो है मिस्टर सी को होना चाहिए, दैट इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया है। तो इसका क्या मतलब है? अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ओनली एंड नो थर्ड पर्सन कैन सू अपॉन इट इवन इफ इट इज अवॉइडेडली मेड फॉर हिज बेनिफिट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, दैट पर्सन कैन नॉट सू, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, a stranger to a contract cannot sue on the contract. This is due to the reason that there is no privity of contract. However, in course of time, certain exceptions have been introduced by the courts in which a stranger is not prevented from enforcing a contract made for his benefit, but without his being a party to it. तो उसमें क्या है? there are certain exceptions हैं जहां पर stranger to a contract भी जो है वो हमारा सू कर सकता है। ऑल्दो हमने कहा कि स्ट्रेंजर टू अ पार्टी, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर स्ट्रेंजर टू अ पार्टी, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू अपॉन। ठीक है, तो पहला क्या है? ट्रस्ट और चार्ज, ये एक्सेप्शंस हैं। पहला क्या है? ट्रस्ट और चार्ज। इसका क्या मतलब है? समटाइम्स अ चार्ज और अदर इंटरेस्ट इन सम प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द थर्ड पर्सन, इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द थर्ड पर्सन नोन एज बेनिफिशियरी। सच बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स सच राइट दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत फेमस केस स्टडी है, राणा उमानाथ बख्श सिंह वर्सेस जंग बहादुर। इन दिस पर्टिकुलर केस A was appointed by his father. In consideration, A agreed that he would give a certain sum of money and a village to B. B क्या था? A के फादर का कोई इलेजिटिमेट सन था। इलेजिटिमेट सन पता है? दैट इज नाजायज सन। ठीक है, मीन्स दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड लीगली, दैट इज इलीगल सन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेजिटिमेट सन ऑफ हिज फादर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अटेन करने के बाद जो है ए ने, मतलब ए के फादर ने ए को बोला कि भाई एक सर्टेन सम ऑफ मनी और एक गांव वो पूरा आप बी को दे दीजिएगा, जो कि इलेजिटिमेट सन था किसका? ए के फादर का। ठीक है,
दिस एग्रीमेंट वॉज बिटवीन ए एंड हिज फादर। एग्रीमेंट किसके बीच में था? ए और उसके फादर के बीच में था। लेकिन बेनिफिट किसके लिए था? उसके बी के लिए था, जो कि इलेजिटिमेट सन था। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी एंड विलेजेस। मतलब बी को बोला गया कि भाई आप मनी और विलेज रिकवर कर सकते हैं एज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बाई मेंटेनिंग अ सूट एज अ ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड। क्योंकि वहां पर ट्रस्ट, एक चार्ज क्रिएट हो गया था, एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया था इन फेवर फॉर द अमाउंट एंड विलेज। क्योंकि वो था तो उसका बी का ही, लेकिन ए को उसने एक ट्रस्टी की तरह अपॉइंट किया था। उसने उसको एक मतलब कि उसको बस हैंड ओवर, उसका एक देख रेख करने के लिए उसने उसको कहा था कि भाई जब तक वो मेजॉरिटी नहीं हो जाता है, मेजॉरिटी की एज तक नहीं आ जाता है, तब तक आपको इसे देख रेख करनी है। जब वो मेजॉरिटी की एज पर आ जाएगा तो ये सारी चीजें आपको उसे ट्रांसफर कर देनी है। तो वो एक वहां पे ट्रस्ट क्रिएट हो गया था जिसके तहत वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन फिर भी वो सू कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्या था? ट्रस्ट और चार्ज। दूसरा केस क्या है? मैरिज सेटलमेंट। मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और एनी अदर पार्टीशन और एनी अदर फैमिली अरेंजमेंट्स। फैमिली अरेंजमेंट्स मीन्स इन केसेस में भी हमारा क्या है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इट मीन्स दैट एन अरेंजमेंट एग्रीमेंट इज समटाइम्स मेड इन कनेक्शन विद मैरिज, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट्स एंड अ प्रोविजन इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अदर पर्सन। फैमिली में ऐसा होता है कि भाई पार्टीशन में होता है कि भाई पार्टीशन कर दो, लेकिन उसका इतना पोर्शन मिस्टर सी को जाएगा जो कि एक फैमिली मेंबर है। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस सिंस ही इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन immovable property where person makes a promise to an individual for the benefit of a third party and creates a charge on certain immovable property for the purpose the third party can enforce the promise though who is a stranger to the contract। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ठीक है चलो, सपोज दैट मिस्टर ए है, वो भी बहुत छोटा सा है, उसके फादर की डेथ होती रहती है, और मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है आप जो है अपनी प्रॉपर्टी फॉर टाइम बिंग मेरे नाम कर दो, एक ट्रस्ट की तरह। ठीक है, मेरे नाम कर दो, जब आपका बेटा बड़ा होगा तो मैं वो सारा बेनिफिट उसको ट्रांसफर कर दूंगा, या जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक उसकी देखभाल मैं करूंगा। तो इस यहां पर क्या है? वेयर पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस टू एन इंडिविजुअल फॉर द बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पार्टी। मैंने वो मरते हुए इंसान को वादा किया है, किसके लिए? उसके बेटे के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। एंड क्रिएट्स अ चार्ज ऑन सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, एक चार्ज क्रिएट कर दिया उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कि मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो द थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स द प्रॉमिस दो ही इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो जो छोटा उसका बेटा है वो इस प्रॉमिस को इन्फोर्स कर सकता है, और उसको मतलब कि ऑल्दो ही इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल ही कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड। agreements relating to land where the owner of the land is subject to certain rights and obligations and buyer purchases land with the notice that owner is bound by certain covenants affecting land or by agreement, such a buyer shall be bound by them although he is not a party to the agreement। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट मेरी कोई जमीन है और वो जमीन मैंने साफिया को बेच दी, वो जमीन मैंने साफिया को बेच दी। अब उस जमीन के अगेंस्ट मेरे कुछ चार्जेस थे जो कि मैंने अभी तक पे नहीं किया। अब वो सारे राइट्स किसको ट्रांसफर हो गए? साफिया को ट्रांसफर हो गए हैं। अब जो एक थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी साफिया को सू करेगा फॉर दोज चार्जेस ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल ही कैन सू। तो यहां पर क्या कह रहा है? वेयर द ओनर ऑफ द लैंड इज सब्जेक्ट टू सर्टेन राइट्स। मैं ओनर था, मेरे कुछ राइट्स थे, एंड ऑब्लिगेशंस, कुछ ऑब्लिगेशंस थे, एंड बायर परचेजेस लैंड विद द नोटिस
that owner is bound by certain convenience affecting land or by agreement that such a buyer shall be bound by them. उसको पता था और उसको बट स्टिल उसने वो लैंड परचेज कर लिया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस साफिया को क्या है, वो सारे जो चार्जेस हैं उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो उसको पे करने पड़ेंगे, ऑल दो दैट थर्ड पार्टी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू द एजेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एजेंट्स. इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत ही वैसा होता है, क्लोज होता है. मतलब एजेंट जो है, एजेंट्स वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. एजेंट्स अपने सारे एक्ट को प्रिंसिपल को बाइंड करता है, अपने सारे एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड करता है. सपोज दैट मैं एजेंट हूं मिस्टर ए का, मिस्टर ए है और आई एम द एजेंट ऑफ मिस्टर ए. अब मैं जो कुछ भी काम करूंगा, क्योंकि ए ने मुझे अथॉरिटी दे रखी, पावर दे रखी कि भाई मेरे बिहाफ पे तुमको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स करने हैं. अब अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सी से किया है, ये मैं हूं और मैंने मिस्टर सी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ माई प्रिंसिपल. ए इज प्रिंसिपल और शिरान जो है वो एजेंट है और सी जो है वो कोई थर्ड पार्टी है. ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो, क्योंकि ए जो है ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हमारे और थर्ड पार्टी मतलब सी के बीच में हो रहा है, एजेंट और कस्टमर्स के बीच में हो रहा है. मिस्टर ए इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल जो ए है वो ही कैन सू और कैन बी सूड. ही कैन सू और कैन बी सूड बिकॉज वो जो एजेंट है ही वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. तो यहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कैन बी एनफोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट द एजेंट मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल. एजेंट को भी जरूरी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, कि एजेंट जो है वही सारे एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स करे उन दायरे में रह करके जितनी पावर और जितनी अथॉरिटी उसको दे रखी है. अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जा करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उस केस में जो प्रिंसिपल है वो लायबल नहीं होगा. लेकिन यहाँ क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो कर रहा है,